देखिए बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था पीछे वाला वो था व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण, जिसमें हमने तरंगों का परिणामी विस्थापन प्राप्त किया था। अब याद करते हैं तरंगों का परिणामी आयाम। तरंगों का परिणामी आयाम ज्ञात करना। तो देखिए तरंगों का परिणामी आयाम जिसे कैपिटल आर द्वारा व्यक्त करते हैं परिणामी आयाम को। तो उसके लिए आपके पास जो समीकरण थी पीछे वाले टॉपिक में, समीकरण 5 और 6 उसकी सहायता से प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 5 क्या थी, पुनः यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए समीकरण 5 ये थी a1 + a2 cos फाई इक्वल r cos थीटा। ये समीकरण 5 थी पीछे वाले टॉपिक में। इसी प्रकार a2 sin फाई r sin थीटा, ये समीकरण नंबर 6 थी। इन दोनों समीकरण की सहायता से परिणामी आयाम कैपिटल आर का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जो समीकरण 5 और 6 है, जो पीछे वाले टॉपिक में थी, यहाँ पर लिखी हुई है। समीकरण 5 में समीकरण 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए वर्ग करते हैं LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS, इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो इसके अनुसार यदि देखते हैं तो क्या बनता है। समीकरण 5 में LHS ये है a1 + a2 cos फाई की होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई की होल स्क्वायर इक्वल r cos थीटा की होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा की होल स्क्वायर लिख दिया। तो LHS में LHS और RHS में RHS हमने जोड़ दिया वर्ग करके। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगाते हैं a + b की होल स्क्वायर। तो क्या होता है a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो उसके अनुसार इसको यदि खोलते हैं तो a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस b² a2 cos फाई। तो इसकी स्क्वायर करनी है तो a2² cos² फाई। तो a का मान तो a1 था और b का मान a2 cos फाई था। तो इसके अनुसार क्या लिख दिया, a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस a2² cos² फाई प्लस इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a2² sin² फाई, ठीक है, इक्वल इसका वर्ग करते हैं r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। अब देखिए a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस यहाँ पर a2² और यहाँ पर a2² है, कॉमन ले लेते हैं। a2² कॉमन ले लिया, क्या रह गया cos² फाई प्लस sin² फाई। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं r² कैपिटल R² कॉमन लेते हैं, क्या रह गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब त्रिकोणमिति में आपको पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, चूंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल 1, इसलिए a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस a2², यहाँ पर 1 रखेंगे, a2² को 1 से गुणा करेंगे a2² आएगा इक्वल, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या रहेगा r²। r का मान निकालते हैं तो इधर क्या लग जाएगा √। तो √a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस a2²। ये आपके पास परिणामी आयाम का सूत्र आ गया, कैपिटल R के रूप में प्राप्त हुआ है। तो R इक्वल √a1² + 2a1 a2 cos फाई प्लस a2²। यहाँ पर जो फाई है वो तरंगों के मध्य कलांतर को दर्शाता है, जिसके आधार पर हम परिणामी आयाम को प्राप्त कर सकते हैं कि आयाम अधिकतम प्राप्त होगा या न्यूनतम प्राप्त होगा।
तो देखिए इससे संबंधित आपके पास दो कंडीशन प्राप्त होगी, एक तो संपोषी व्यतिकरण को दर्शाने के लिए और एक विनाशी व्यतिकरण को दर्शाने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं, केस फर्स्ट लगाते हैं। देखिए यदि दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर संपाती अध्यारोपित होती है। तो देखिए मान लीजिए एक बार तरंग को इस प्रकार व्यक्त करें, एक ये थी एक ये तरंग थी, ये एक दूसरे पर परिणामी अवस्था में क्या एक दूसरे पर संपाती एक ही दिशा में अध्यारोपित हो जाती है संपाती। तो इस अवस्था में फाई का जो मान आएगा वो आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री, अर्थात कालांतर आपके पास 0 डिग्री है। तो इस अवस्था में परिणामी आयाम आपके पास क्या आएगा? तो परिणामी आयाम का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है? R इक्वल √A1² प्लस 2A1 A2 cos फाई प्लस A2²। अब चूंकि आपको फाई का मान रखा 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं? 0 डिग्री। चूंकि आप लोग जानते हो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए R √A1² प्लस 2A1 A2 प्लस A2²। cos 0 की वैल्यू रख दी 1, आपके पास क्या रह गया? 2A1 A2। तो देखिए A1² प्लस 2A1 A2 प्लस A2², तो A² प्लस 2AB प्लस B², तो A प्लस B की होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पर A की वैल्यू तो क्या है? A1 और B की वैल्यू क्या है? A2। तो R A1 प्लस A2 की होल स्क्वायर। अब इस अवस्था में आपके पास आयाम का मान जो प्राप्त हो रहा है अधिकतम है, क्योंकि इसमें दोनों तरंगों के आयाम क्या है? संयोजित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो परिणामी आयाम जो प्राप्त होगा इस अवस्था में अधिकतम प्राप्त होता है, R मैक्सिमम। तो अंडर खोलते हैं इसका, तो A1 प्लस A2। तो इस अवस्था में आयाम का मान क्या है? अधिकतम प्राप्त हो रहा है, और आयाम का अधिकतम मान प्राप्त होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी। तो क्या लिख सकते हैं? यह अवस्था संपोषी व्यतिकरण को दर्शाती है, क्योंकि इसमें आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए दोनों तरंगों के लिए आयाम क्या हो? इक्वल हो, A1 A2 मान लीजिए A, इसलिए R मैक्सिमम कितना होगा? A प्लस A क्या गया? 2A। तो अधिकतम आयाम प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगली कंडीशन देखते हैं इसकी। ये तो संपोषी व्यतिकरण दर्शा रही थी, अगली देखते हैं विनाशी व्यतिकरण से संबंधित। केस सेकंड, यदि दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरल रेखा के अनुदिश अध्यारोपित होती है,
प्रत्यारोपित होती है तो परिणामी आयाम क्या प्राप्त होगा। तो देखिए एक तरंग इस दिशा में जा रही है और एक तरंग इस दिशा में सरलरेखा के निर्देश जा रही है। तो इस अवस्था में जो कलांतर होगा दोनों तरंगों के मध्य अर्थात फाई का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री आपके पास कलांतर प्राप्त हो रहा है तो इस अवस्था में परिणामी आयाम क्या आएगा। तो ये क्या लिखेंगे, आर, ये सूत्र होता है आर इक्वल √a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो फाई का मान कितना आपके पास 180, वो रख देते हैं, प्लस a2 स्क्वायर। चूँकि आप लोगों को पता है कोस 180 का मान कितना होता है -1, इसलिए r बराबर √a1 स्क्वायर। अब देखिए कोस 180 का मान -1 रखते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात a माइनस बी की होल स्क्वायर। पीछे वाले में प्लस था, इसमें क्या बन रहा है माइनस, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर अर्थात a1 माइनस a2 की होल स्क्वायर। तो आयाम का मान यहाँ पर क्या होगा न्यूनतम होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ, दोनों तरंगों का आयाम का अंतराल परिणामी आयाम को दर्शा रहा है। तो r a1 माइनस a2, तो आपके पास यहाँ पर जो आयाम प्राप्त हुआ वो मिनिमम। और यदि हम मान लेते हैं a1 और a2 इक्वल हो a के, तो r क्या आएगा देखो मिनिमम a माइनस a इक्वल 0। तो इस अवस्था में परिणामी आयाम जो प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हुआ है। और यदि आयाम का मान न्यूनतम प्राप्त होता है तो अवस्था होती है विनाशीय व्यतिकरण की। क्या होता है, तय यह अवस्था विनाशीय व्यतिकरण को दर्शाती है क्योंकि इसमें परिणामी आयाम का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। अब देखिए इसी संबंधित अगला टॉपिक है अपना तरंगों की प्रवणता ज्ञात करना। प्रवणता के बारे में मैंने पहले बताया आपको, tan के रूप में व्यक्त की जाती है प्रवणता, जो दो तरंगों के मध्य झुकाव को व्यक्त करती है, स्लोप को व्यक्त करती है। तो देखिए आपके पास समीकरण 5 और जो 6 थी, जैसे वापस लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करनी है वो देखो प्रवणता, इसी का भाग है प्रवणता ज्ञात करना। तो समीकरण 5 ये थी a1 प्लस a2 कोस फाई इक्वल r कोस थीटा, ये थी। इसी प्रकार a2 साइन फाई r साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 थी आपके पास। आपको ज्ञात करनी है तरंगों की प्रवणता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दे देते हैं। समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर तो देखिए क्या होगा, ये रही समीकरण 6। तो लिखिए a2 साइन फाई r साइन थीटा, a1 प्लस a2 कोस फाई r कोस थीटा, दे दिया, r से r कैंसिल। तो क्या रहेगा आपके पास a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चूँकि आप लोग जानते हो त्रिकोणमिति में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, इसलिए क्या लिखेंगे ये इसके स्थान पर tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, थीटा tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। तो ये परिणामी कोण आ गया या परिणामी प्रवणता आपने प्राप्त कर ली है।
अब देखिए इससे संबंधित अगला टॉपिक अपना, तो देखिए अगला टॉपिक है तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना। तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना। तो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए तरंगों की परिणामी तीव्रता से समय पहले मैं आपको बताता हूँ तीव्रता क्या होती है। तो किसी भी तरंग में जो प्रकाश की जो मात्रा होती है, प्रकाश की जो मात्रा होती है वो तरंग की तीव्रता कहलाती है। और तरंग की तीव्रता को कैपिटल आई द्वारा व्यक्त करते हैं। और किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है अर्थात आई, वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आई समानुपाती आर स्क्वायर। यहाँ पर आई जो है वो परिणामी तीव्रता को दर्शा रहा है, कैपिटल आर है वो परिणामी आयाम को दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एक नियतांक लेंगे, क्या है वो नियतांक के, जिसे तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। तरंग संचरण नियतांक जो प्रत्येक तरंग के लिए सदैव नियत रहता है। अब मान लीजिए दो तरंग दे रखी है आपको, जिनके आयाम स्मॉल a1 व स्मॉल a2 है, जिनकी तीव्रता को i1 व i2 द्वारा व्यक्त किया गया है। तो इनसे संबंधित यदि हम लिखते हैं नियमानुसार कि i1 इक्वल के a1 स्क्वायर, i2 इक्वल के a2 स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 थी आपके पास, ये समीकरण मान लीजिए 2 आ गई, ठीक है। अब आपको ज्ञात करनी है परिणामी तीव्रता। तो उसके लिए लिखते हैं परिणामी आयाम सूत्र से, परिणामी आयाम सूत्र से। तो देखिए परिणामी आयाम का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था पीछे, आर स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर। ये था आर स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको तीव्रता के रूप में प्राप्त करनी है इससे इक्वेशन। तो देखिए इसमें जो प्रत्येक पद है उसको k से गुणा कर दो। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 आपके पास। तो क्या लिखते हैं, प्रत्येक पद को k से गुणा करने पर कर देते हैं। इसको करते हैं पहले के आर स्क्वायर के a1 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 कोस फाई प्लस के a2 स्क्वायर। तो प्रत्येक पद को देखिए k से गुणा किया है, के आर स्क्वायर हो गया, के a1 स्क्वायर हो गया, 2 के a1 a2 कोस फाई प्लस के a2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है के आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो समीकरण 1 से आई, के a1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो i1, के a2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो i2। इसी प्रकार इसमें एक मध्य पद है, उसके लिए देखना किस प्रकार लिखेंगे इसको। क्या आप लोग जानते हो जैसे ये 2 है, इस 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 2 की स्क्वायर का अंडर रूट। बात तो एक ही है। तो देखिए इसमें जो मध्य पद है उसको इसी प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तो इसमें आपके पास सबसे पहले के आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ से आई, के a1 स्क्वायर को i1 प्लस 2, ये जो आपके पास के a1 a2 है इसको लिखते हैं इस प्रकार, के a1 a2 की होल स्क्वायर फिर अंडर रूट कोस फाई। ये कोस फाई अलग है, ध्यान रखना, अंडर रूट से बाहर है। के a2 स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं i2, ये रहा। और हल करते हैं, देखो आगे
आई बराबर I1 प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर करते हैं इसका, तो क्या आएगा के स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कोस 5 प्लस I2। तो देखिए ये हमने इस प्रकार प्राप्त कर लिया। अब इस के को अलग अलग रखते हैं, I1 प्लस 2 अंडर रूट के स्क्वायर है, एक के रख लेते हैं A1 के साथ K1 स्क्वायर, एक रख लेते हैं A2 के साथ, लिख सकते हैं, गुणा करेंगे वापस के स्क्वायर ही आएगा कोस 5 प्लस I2। तो K1 स्क्वायर क्या था, K1 स्क्वायर का मान I1, A2 स्क्वायर इसका मान क्या था I2। तो देखिए इसके अनुसार क्या लिखेंगे, I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस 5 प्लस I2। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, I अंडर रूट I1 की होल स्क्वायर, वापस होल स्क्वायर करेंगे तो I1 ही आएगा, प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। इस प्रकार अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं, कोस 5 प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर, इस प्रकार इसको व्यक्त किया है। I1 को क्या लिख दिया, अंडर रूट I1 स्क्वायर, अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। I2 को ये लिखा जा सकता है अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ये तरंगों की परिणामी तीव्रता को दर्शाता है। तो देखिए अब इसमें दो कंडीशन देखते हैं जो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को दर्शाएगी। सबसे पहले केस फर्स्ट देखिए, सेम पीछे वाले केस है वैसे ही है। यदि दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर संपाती अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तीव्रता क्या आएगी। तो आपको पता है संपाती हो तो कलांतर का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। फाई का मान क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो परिणामी तीव्रता सूत्र से क्या लिखेंगे, I अंडर रूट I1 की होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई होता है। तो फाई के स्थान में क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि फाई का मान हमारे पास क्या है 0 डिग्री, प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास हल करते हैं तो आपको पता है कोस 0 की जो वैल्यू होती है, कोस 0 डिग्री की होती है 1, इसलिए I अंडर रूट I1 की होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 को 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या अंडर रूट I1 और बी की वैल्यू क्या अंडर रूट I2। तो इस अवस्था में आपके पास तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, तो क्या लिख सकते हो, I मैक्सिमम
क्या आ गया आपके पास ये हल √1 प्लस √2 की होल स्क्वायर, तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है। तो क्या बताया जाता है, यह अवस्था समपोषी व्यतिकरण को दर्शाती है क्योंकि इसमें परिणामी जो तीव्रता होती है वो अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे इसकी दूसरी कंडीशन, केस सेकंड, यदि दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरल रेखा के अनुदिश अध्यारोपित होती है। तो आपको पता है यदि दोनों तरंगे एक दूसरे विपरीत दिशा में सरल रेखा के अनुदिश हो तो कलांतर का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक दूसरे के विपरीत सरल रेखा